देश इस समय विवादों में ही फंसा हुआ सा लगता है। एक तरफ कोरोना का विवाद है और कोरोना है तो कितना बड़ा है और क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी एक उस कोरोना का वेरिएंट आता है और कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा हो जाता है, कभी किसी देश के नाम पर वेरिएंट हो जाता है और कभी किसी और देश के नाम से हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। ये विवाद तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख विवाद होने जा रहा है, वो टूल किट को लेकर के होने जा रहा है। टूल किट का विवाद पहले भी हम लोग देख चुके हैं, टूल किट नाम से के शब्द से हम लोग पहले भी परिचित हैं और आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान ये टूल किट का शब्द ज़्यादा चर्चा में आया था और तब ये एक दिशा नाम की युवती थी जिसको किसानों के बारे में कहा गया कि ये टूल किट तैयार करती है उसके और फिर उसके बाद विदेशों में भेजती है, भारत को बदनाम करने की साजिश रखती है और उसको बेंगलुरु से गिरफ्तार भी किया था। यानी कि इतना गंभीर मामला होता है कि लोगों की उस पे गिरफ्तारियां होती है और बाद में वैसे ये बात दूसरी है कि टूल किट मामले में बाद में दिशा की जमानत भी हो गई थी और मामला अभी चल भी रहा है। यूँ तो टूल किट का विवाद काफ़ी नया नहीं है, पुराना है, थोड़ा बहुत पुराना है। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि क्या सचमुच टूल किट इतना घातक है और क्या टूल किट के पीछे कोई रणनीति काम कर रही है? क्या टूल किट की वजह से बहुत कुछ दिक्कतें होने जा रही हैं? देश एक भंवर में फँसने जा रहा है और टूल किट की वजह से एक मुद्दों को भटकाने की बात की जा रही है। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विराग गुप्ता जी। विराग गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और साथ ही आप इन तकनीकी चीज़ों पर बहुत पहले से हिंदी, अंग्रेजी में खूब सारा लिखते रहे हैं, उसको समझते रहे हैं, उस पे विवाद को समझने की कोशिश करते रहे हैं और आपने जो सबसे बड़ा काम किया है कि जो व्हाट्सएप और बाकी जो ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर के बहुत सारा जो देश का पैसा देश से बाहर जा रहा है, उसको लेके बहुत सारा काम किया। बहुत-बहुत स्वागत है विराग जी आपका। आपने हम जानते हैं आप कितने व्यस्त वकील हैं, लेकिन आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीट करने के लिए समय निकाला, बहुत आभार आपका। ये अभी भी मुझे लगता है किसान आंदोलन के दौरान जो शब्द एक टूल किट आया था, अभी भी इसको समझने की ज़रूरत है और ये कितना बड़ा विवाद है। अभी एक आध दिन पहले भी ये हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट जारी किया गया है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या संवेदनशीलता है कि इससे पूरी बदनामी हो जाती है, इस पे धरती हिलने लगती है, इस पे सरकारें हिलने लगती हैं और मैं मूल रूप से पहले तो टूल किट को समझना चाहूँगा। समझना मुझे तो ख़ैर थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एक पाठक को समझाने के लिए ज़रूरी है कि वो जाने टूल किट क्या है और फिर इतना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है एक टूल किट, जिससे बहुत मुश्किलें लोगों को दिखने लगती हैं। देखिए, सबसे सरल भाषा में अगर बताएं तो टूल किट नेताओं की एक ऐसी बाइबिल है जिसके माध्यम से सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। इससे इमेज बनाई जाती है, इससे इमेज बिगाड़ी जाती है और इसका एक टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क है। इस नेटवर्क के शीर्ष पर वो टूल किट नामक दस्तावेज है जिसकी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए नेताओं की, पार्टियों की, सरकारों की आईटी सेनाएं काम करती हैं और जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये इसके विभिन्न चैनल हैं जिनके माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं। तो आपके या हमारे मोबाइल में, स्मार्टफोन में, व्हाट्सएप के माध्यम से दिन भर में जो सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं, उन्हें कौन बना रहा है और कौन हमारे दिमाग में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? वो जो सूचनाओं के बाजार में जनता को गुलाम बनाने की तकनीकी है टूल किट, जिसकी शुरुआत भारत में 8 साल 9 साल पहले हो गई थी। इसका सियासी इस्तेमाल होता है सत्ता हासिल करने के लिए,
इसका इस्तेमाल होता है सत्ता को बनाए रखने के लिए, और इसका इस्तेमाल होता है विपक्ष द्वारा सरकार को एक धूमिल करने के लिए। लेकिन अगर इसके कानूनी पहलू में जाएं तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और सारे लोगों को अपनी बातें कहने का हक है। लेकिन झूठी खबर, फेक न्यूज या जो देश को बदनाम करे या देशद्रोह के पैमाने में आए, वो करना उनका अधिकार नहीं है, और वो आईटी एक्ट और जो आईपीसी है उसके तहत अपराध है। लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है, ये मामला काफी बड़ा है, और ये इतना बड़ा वायरस है कि ये कोरोना से भी ज्यादा बड़ा वायरस है, जो पूरे लोकतंत्र को भस्मासुर की तरह निगल रहा है। बिल्कुल आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप वकील हैं, और वकील की भाषा आरोप और साक्ष्यों पर ज्यादा होती है। आपके पास साक्ष्य भी होंगे, आरोप भी हैं आपके। ये भस्मासुर लोकतंत्र को कैसे निगल रहा है? आखिर मैंने पहले जैसे कहा था कि क्या एक टूल किट से सरकारों के चूल्हे हिल सकती हैं? क्या एक टूल किट पूरी स्थिति को, समाज को बदनाम कर सकता है? और क्या उस टूल किट को बनाना इतना बड़ा अपराध है जो संज्ञेय नहीं है? नहीं, देखिए, टूल किट तो अपने आप में एक, समझिए कि जैसे एक रामायण की चौपाई है, लेकिन उस चौपाई को, उस सुंदरकांड को, उस हनुमान चालीसा तक को जन जन तक पहुंचाना, वहां से दिक्कत है। वो जो टूल किट है, उस टूल किट में तमाम सारे नैरेटिव्स होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा, और उस नैरेटिव से कैसे तीन वर्गों को व्यापक तौर पे प्रतिदिन एक भ्रमित किया जाता है या उनके दृष्टिकोण को बदला जाता है। पहले नंबर पर कि शाम को जो हम टेलीविजन डिबेट देखते हैं, तो उस टीवी डिबेट के जो उस दिन के कार्यक्रमों के मोटे तौर पे जो उनके स्टोरीज होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। वो टूल किट कि आज कौन सी स्टोरी चलेंगी, ये पहला है। दूसरा ये है कि उसी के आधार पर मैसेजेस बनाए जाते हैं जो अपने लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, और उसी के आधार पर विरोधियों को एक लांछित करने के लिए मैसेजेस बनाए जाते हैं। इसका अपना अर्थशास्त्र है, और यह पूरी एक गैर कानूनी दुनिया है। जैसे माफिया की दुनिया होती है, शराब की दुनिया होती है, इसी तरीके से टूल किट की पूरी एक गैर कानूनी दुनिया है। इसकी शुरुआत शीर्ष से होती है, और शीर्ष ऐसी होती है कि हर राजनीतिक दल की अपनी आईटी सेना है, सारे सारे दलों की, और वो आईटी सेना न ही कहीं रजिस्टर्ड है, न चुनाव आयोग के पास उसका खाता है, और उस जो सेना को करोड़ों रुपए महीने उसके ऊपर खर्च किया जाता है, कुछ सरकारी तरीके से, कुछ पार्टी के स्तर पर, लेकिन इसका हिसाब किताब कहीं नहीं होता है। तो देश में एक छोटा पीसीओ लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी जो आईटी सेना है, इसका कहीं हिसाब किताब नहीं है, नहीं राजनीतिक दलों के खाते में इसका हिसाब किताब है। उसके बाद फिर एक एक राजनीतिक दल, जैसे बंगाल में चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और उनका टारगेट था कि प्रति घंटे 50 लाख मैसेजेस उन ग्रुप के माध्यम से भेजने हैं, और वो फिर आगे उनके समर्थक आगे उसको वायरल करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है, चुनाव आयोग की जो नियम है, वो क्या है कि स्वस्थ और स्वतंत्र तरीके से वोटर अपना वोट डाले, लेकिन टूल किट के माध्यम से अगर वोटरों को आपने भ्रमित कर लिया या उनके दिमाग में कब्जा कर लिया, तो यह बेसिकली दिमाग में कब्जा करने का एक मंत्र है, और जिसके पास जितना बड़ा साधन है, जिसके पास जितना बड़ा प्रचार तंत्र है, वो उतना ही सफल है। तो केंद्र में एक अलग सफलता के मापदंड हैं, राज्यों में जो स्थानीय पार्टियां हैं, उन्होंने इस टूल किट पर ज्यादा बेहतर तरीके से कब्जा किया है, और इसलिए वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में ज्यादा बेहतर तरीके से सफल होते हैं। लेकिन इस पूरे मसले पे तथ्य, तर्क और कानून, इनकी शहादत हो जाती है। जब आप नैरेटिव्स बनाने लगते हैं, तो तथ्य, तर्क और कानून जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाप्त होने लगे, तो फिर इसका मतलब व्यवस्था भस्मासुर का शिकार हो रही है। नहीं, आपने कहा कि टूल किट जो है वो
रोज कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये है कि टूल किट एक ऐसा दस्तावेज, कोई पक्का दस्तावेज नहीं है, वो हालात के हिसाब से बदलता है और हालात के हिसाब से अपने आप को आगे की देख करके, समझ करके, 2 कदम आगे चल के, बल्कि शतरंज की भाषा में कहा जाए तो वो बिल्कुल घोड़े की रफ्तार में चलता है, जो बहुत आगे देखने की कोशिश करता है। और जिस खास तौर से राजनीतिक दलों का हिसाब से देखा जाए, तो वहाँ के जो चाणक्य हैं, वहाँ के जो कर्ता-धर्ता हैं, वो उसको संचालित करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यह एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। और डायनेमिक डॉक्यूमेंट में कब किस विषय पर कितनी चर्चा करनी है, कब किस विषय को कितना दबाना है। जैसे इस टूल किट में जो अभी विवादों के घेरे में है, उसमें 5 विषयों पर उसमें चर्चा परिचर्चा या कुचर्चा करने का प्रयत्न किया गया। उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कोरोना का जो इंडियन वेरिएंट है उसके बारे में, कुंभ मेले के बारे में, कोरोना के संक्रमण के बारे में और कोरोना के मिसमैनेजमेंट के बारे में। तो आज से 6 महीने बाद तो ये विषय शायद नहीं रहेंगे, तब टूल किट दोनों दूसरे विषय पर रहेगा। तो कभी किसी अन्य विषय पर, कभी किसी अन्य विषय पर। और एक इसको अगर इस तरह से बोलें कि पूरे कुएं में भांग मिल गई है, जहां पर लोग सही बात नहीं देखते, वो देखते हैं कि मैं या तो पक्ष में खड़ा हूं या विपक्ष में खड़ा हूं। तो केंद्र में, विचार के केंद्र में तर्क नहीं है, विचार के केंद्र में कानून नहीं है, विचार के केंद्र में व्यक्ति खड़ा है। और वो व्यक्ति टूल किट के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऊपर से जो नैरेटिव्स बनाए गए हैं, तो उसके हिसाब से ही वो सोचने की शक्ति जो खत्म हो रही है, इस सोचने की शक्ति अगर खत्म हो जाएगी भारत में 135 करोड़ लोगों की, तो हम तो फिर विश्वगुरु कैसे बनेंगे? हमारे यहाँ पर जो ओरिजिनल R&D है कैसे होगा? हम आलोचना, स्वस्थ आलोचना कैसे करेंगे? तो ये तो एक, जिसको बोलते हैं कि जो भेड़ भेड़ चाल है, भेड़ चाल में सब जाकर के अंधे अंधा ठेलिया, आगे कूद पड़ंत। आपने जैसा कहा कि ये जो है वो दिमागों पर कब्जा करता है और दिमागों पर कब्जा करना शायद सबसे बड़ा और मुश्किल काम है जो ये कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे दिमागों पर जब कब्जा करने के लिए देश की सत्तारूढ़ दल, देश के विपक्ष के जो दोनों, मतलब मैं किसी एक पार्टी पे नहीं, अगर काम कर रहे हैं तो आगे बात बिगड़ेगी ही ना। इससे तो फिर देश के हितों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर इनसे निपटा कैसे जा सकता है? आरोप प्रत्यारोप में देश का दिमाग मतलब जो सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, तो आखिर इस पे पहल कौन करेगा, कहाँ से करेगा, क्या कानून करेगा? रोज कानून का आलम यह है कि रोज देश की बड़ी अदालतों में इन्हीं सब चीजों में उसका समय जाया होता है कि टूल किट सही है, गलत है, या और मामले ले आए जाते हैं जो जिसके लाने की शायद जरूरत भी नहीं होती है, और अगर वो नहीं उठते, क्योंकि कुछ मामले उठते उसकी वजह से वो लाया जाता है, तो उसका समय ही नहीं जाया होता। लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है कि सब जो नए-नए इस तरीके के विवाद आ रहे हैं, उस पे ही उसका समय लग रहा है। तो आखिर इन टूल किटों से या टूल किट की संस्कृति से बचने के क्या उपाय हैं? समाज के पास क्या उपाय हैं? और अगर सरकार इसमें कुछ करना चाहे तो क्या करे? देखिए, जो संगठित तंत्र के आगे समाज तो बौना हो जाता है। समाज में तो बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब उसके दिमाग में पहले से कब्जा है। तो जो अफीम की गोली पिए हुए समाज है, उसको आप कैसे सचेत करेंगे? लेकिन अगर हम व्यवस्था की जवाबदेही की बात करें, तो सबसे पहले इसको देखें कि जो दल हैं, उनमें एक सर्वधर्म संभाव है, सारे राजनीतिक दल। तो टूल किट संस्कृति की शुरुआत अगर देखें तो कांग्रेस ने किया। तो शशि थरूर थे जिन्होंने भारत में ट्विटर लेकर के आए, सोशल मीडिया की शुरुआत किया। और इसकी जो संगठित, इसका जो तंत्र है, राष्ट्रीय तंत्र बनाया भाजपा ने। और इसमें सबसे पहली जो फसल काटी वो आम आदमी पार्टी ने काटी, जब उन्होंने जो निर्भया है या अन्ना आंदोलन है या इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, तो एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे पूरा भारत भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है, पूरा दिल्ली अपराध की राजधानी बन गया है। और उस भय के दोहन के माध्यम से उन्होंने सत्ता हासिल की। उसके बाद 2014 से लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, वो इसी तरीके से नैरेटिव सेट करके चुनाव होते हैं। और उसके बाद जो उनके नेताओं के, जो पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं, वो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं।
क्योंकि उस समय तो सिर्फ लोगों को दिमाग में कब्जा करके एक चुनाव लड़ना है, जीतना है, और सारे राज्यों में, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ एक पार्टी इसमें वो है। अब इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो है डिजिटल कंपनियां, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अमेजन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी कंपनियां जो टूल किट है इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज से 6 साल पहले भारत में व्हाट्सएप का कोई नाम लेवा नहीं था। आज व्हाट्सएप के भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं, और 53 करोड़ यूजर्स से आज अगर व्हाट्सएप 2 घंटे के लिए डाउन हो जाए तो पूरा शायद सरकार और प्रशासन भी डाउन हो जाए। और व्हाट्सएप ने डंके की चोट पे अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत में लागू करा दिया। और जो ये डिजिटल कंपनियां हैं इनके ऊपर न तो 9 जजों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हुआ, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए वो लागू नहीं किए गए, इन कंपनियों को भारत में टैक्स नहीं देना पड़ता है, और ये कंपनियां जो राजनेता हैं उनकी मददगार होती हैं। इसलिए राजनेता इस पूरे जो एक जो वैक्यूम है इन कंपनियों के ऊपर जो रेगुलेशन का, उसको लागू करने के लिए पहल नहीं करती। ट्राई जैसी संस्थाएं तो विफल हो गई हैं, नीति आयोग अपना पर्चा सिर्फ जारी करती रहती है, और अदालतें इन कंपनियों के आगे एक ऐसा हो गया है कि ये कंपनियां जैसे समझिए कि स्टेन गन चला रही हैं, अदालतें अभी भी पुरानी 303 के सिस्टम से काम कर रही हैं। तो उस पूरे माहौल में ये जो टूल किट की जो मॉडर्न जो पूरी एक अपराध संस्कृति आई है, इससे निपटने के लिए ना ही कानूनी तंत्र है, ना ही रेगुलेटरी तंत्र है, और ना ही इच्छा शक्ति है। लेकिन अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो समाज के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। और इस पर एक सिर्फ सुपरफिशियल बहस करने की जरूरत नहीं है, इस पे बहुत ही गंभीरता से पूरे सिस्टम को बात करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देश रहेगा, अगर समाज रहेगा, अगर सजग नागरिक रहेंगे, तभी संविधान और कानून दोनों सुरक्षित रहेंगे। आपने कहा कि ये जो टूल किट फैलाने वाले तो चलिए एक पार्टियां या बाकी चीजें हैं, माध्यम वो है, ये लोग बन गए। फिर उसके बाद फैलाने वाले जो उसके मोहरे नहीं कहना चाहिए बल्कि उनके मूल जो तत्व हैं वो फिर ये बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि ये सरकारें इतनी नादान है, उनको पता नहीं है कि इनका फायदा ये सब हमारा फायदा उठा रही है। तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्यों नहीं उस पे बड़े लेवल पे, आप तो यहाँ तक आ गए हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक 303 से काम कर रही है, जबकि वो राइफल चला रहे हैं या बाकी और बड़ी AK-47 जो भी हो वो चला रहे हैं। तो क्यों नहीं ये लोग काम कर रहे हैं? उसके क्या सिर्फ ये कि उनको अपना हित दिख रहा है इसलिए नहीं काम कर रहे हैं उसके खिलाफ में, इन कंपनियों के खिलाफ में जो देश की अर्थव्यवस्था को खाए जा रही है? और एक सवाल ये भी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खा जा रही है, ये तो आपने भी कहा, मैंने भी कह दिया, लेकिन कैसे खा रही हैं ये भी एक जानना जरूरी है। देखिए, हमारे आपके देखते देखते BSNL खत्म हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट खत्म हो गया, सरकारी बैंक खत्म हो गए, परंपरागत व्यवस्था खत्म हो गई। पिछले 6 सालों में देखिए या कोरोना के 1.5 साल में देखिए, किसका व्यापार बढ़ा, किन कंपनियों का व्यापार बढ़ा? ई कॉमर्स कंपनियों का व्यापार बढ़ा। आज जूम हो या स्काइप हो या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, और ये लोग आपसे तो हमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो क्या ये फ्री में काम कर रहे हैं? इनका वैल्यूएशन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो जो पूरा डेटा जा रहा है, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था और कानून की जो प्राथमिक इकाई है वो डेटा है। और आज मान लीजिए कि चुनावी समय में इन पार्टियों ने 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उससे 50 लाख मैसेज भेजे। अगर यही काम परंपरागत अर्थव्यवस्था में करेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के माध्यम से करेंगे, तो उसमें प्रिंटर को पैसा जाएगा, उसमें स्पीड पोस्ट को पैसा जाएगा, उसमें भेजने वाले को पैसा मिलेगा। लेकिन वो सारे तो खत्म हो गए परंपरागत, और इनके माध्यम से भेज दिया। तो इनके माध्यम से जब फ्री में भेजा, लेकिन फ्री में भेजने से इनके पास जो डेटा जनरेट हुआ, जो नए यूजर जनरेट हुए, तो हर यूजर से, हर डेटा से इन कंपनियों को 1000 2-2 हजार रुपए की एक नए यूजर से वैल्यू बढ़ती है। उनका डेटा आज पूरे भारत का एक जो डिजिटलाइजेशन हम बोलते हैं, तो आज पूरा भारत डाटा उपनिवेशवाद का शिकार हो गया है। तो जब जैसे एक कोई आदमी शराब पीता है, तो शराब पी करके करने के बाद क्या करता है? वो रात में लौट करके घर में हिंसा करता है।
ऑफिस में काम नहीं करता है और उसके बच्चे अनपढ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से टूल किट की जो शराब है, उस शराब की वजह से जो भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था है वो इन कंपनियों के हवाले हो रही है, नीलाम हो रही है। इसलिए टूल किट एक ऐसा वायरस है जिसने समाज, देश और लोकतंत्र सभी को जकड़ लिया है। और इस बारे में दुर्भाग्य ये है कि जितने भी रेगुलेटर्स हैं कोई बात नहीं करता, संसद में इस पे कोई बहस नहीं होती है, छोटे छोटे मुद्दों पे बहस होती है लेकिन बड़ी बातों पे बहस नहीं होती है। तो क्या हमारा दृष्टिकोण बड़ा नहीं है, हम नासमझ हैं, या हम समझना नहीं चाहते हैं, या हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, या हम उनके आगे बौने हो गए हैं? यह मैं समझता हूं कि सामूहिक चिंतन की बात है। जैसा मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि जब भारत दुर्दशा में उन्होंने बोला था कि, या उन्होंने बोला था कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी आओ बैठकर विचारें हम सभी। तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम पूरे दिन भर क्या करते रहते हैं सोशल मीडिया में? हमारी सार्थकता कहां पर है, प्रोडक्टिविटी कहां पर है, देश निर्माण कहां से हो रहा है? क्या सिर्फ नैरेटिव से देश निर्माण होगा? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, उन्होंने किस तरीके से जय जवान जय किसान कहा था, लेकिन आज हमारे यहाँ पर विचार के केंद्र में कहां पर है? विचार के केंद्र में सोशल मीडिया है। तो सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही है, काम कहीं नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए एक चिंता की बात है। ये टूल किट सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये पूरे देश की अस्मिता का और उसकी जीवंतता का एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या मैं मतलब जानना चाहूंगा आपकी नजर में, क्या देश हित की बात सोचने वाले दल नहीं रह गए हैं? क्या देश हित की बात या देश हित इनके आगे समर्पण कर दिया गया है, क्या है? नहीं, देखिए इसके दोनों पहलू हैं। पहला यह है कि ये कंपनियां इतनी पावरफुल हैं कि इन कंपनियों के आगे सब छोटे हो गए हैं। तो जब बहुत बड़ा कोई माफिया या गुंडा आ जाता है तो छोटे लोग सोचते हैं कि चलो इसके अंडर में ही रहो। तो पहला नंबर पर तो यह है कि इन कंपनियों के आगे व्यवस्था बौनी हो गई है। और दूसरा यह है कि व्यवस्था बदलाव की बजाय लोग व्यवस्था में लाभ उठाने में ज्यादा जुटे हैं। उन्हें लगता है कि भाई इनके साथ कौन पंगेबाजी करे, चलो हम भी इसी व्यवस्था में बन करके, तो कोई किसी राज्य में सत्ता बना लेता है, कोई किसी राज्य में सत्ता बना लेता है, और जब नहीं बना पाते हैं तब उसी चीज को कोसते हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह ऐसी सांप सीढ़ी है कि जो इस सीढ़ी से चढ़ेगा तो वो फिर इसी सांप के काटने से फिर वापस वह आएगा। तो जो ये एक बड़ी ही एक कागजी तौर पे जो चढ़ाव होते हैं, उतनी ही जल्दी उनके उतार भी होते हैं। यह हमारे देश के सभी नेताओं को और नीति निर्धारकों को समझने की आवश्यकता है कि ये जो जो टूल किट की संस्कृति है, ये शॉर्ट टर्म में बहुत ही गेन भले ही हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता हूं कि न ही गवर्नेंस सुधरेगी और न ही उनकी सत्ता लंबे समय तक रह पाएगी। लेकिन अब तो दोनों ही टूल किट के जो लाभदायी पक्ष है और जो हानिकारक वाला पक्ष है, वो दोनों ही बहुत चालाक है। एक पक्ष ने कहा कि साहब कांग्रेस ने ये टूल किट जारी कराया, तो कांग्रेस ने उलट करके कह दिया कि साहब ये तो भाजपा ने कराया है, और दोनों ही ने ही एफआईआर कर दी है। तो पुलिस तो अब हमारी इन्हीं लोगों की एफआईआर के लिए रह गई है, आम आदमी की सुरक्षा के लिए तो रह नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद अगर ऐसी मुकदमेबाजी और चीजें होने लगी तो फिर यही सब काम करने लगेगी पुलिस बैठ करके, अपराधियों को पकड़ने में नहीं होगी, सारे नेताओं जो की मूल काम है उसका। तो अब तो जब ये इतने शातिर हो गए हैं लोग, तो कैसे और आगे काम चलेगा? चिंता तो ये है ना। देखिए, जब 2013 में मैंने चुनाव आयोग में प्रतिवेदन किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने 1 घंटे केन गोविंदाचार्य मामले में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे पूरे लोकतंत्र में आईटी सेना के माध्यम से एक टूल किट संस्कृति का कब्जा हो गया है। तो अब आप सारे नेताओं के ट्विटर देखिए, तो सुबह एक ट्वीट होता है और उसमें लाइक होता है, रीट्वीट होता है, शाम तक वायरल होता है, और जिस पर वायरल होता है उसी पर रात में टीवी डिबेट होती है। तो ये एक डायनेमिक जो टूल किट बन रही है और उसका एक पूरा बाजार है। और यह जो पूरा गैर कानूनी बाजार है, इस गैर कानूनी बाजार को रेगुलेट करना, जिस तरीके से अवैध शराब का बाजार है,
जिस तरह से अवैध माइनिंग का बाजार है, जिस तरीके से अवैध झोपड़पट्टी का बाजार है, इसी तरीके से ये पूरी टूल किट का एक डिजिटल बाजार है, जिस बाजार में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो बेनिफिशियरी हैं वही संसद में बैठते हैं, पक्ष विपक्ष के सारे लोग। इसमें कोई एक नेता इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सारे लोगों की उतनी ही जवाबदेही है। तो वो पहले नंबर पर कानून नहीं बनने देते, दूसरे नंबर पर कानून बन जाते हैं तो उनका पालन सुनिश्चित नहीं कराते, और अगर पालन हो भी जाता है तो सही तरीके से पालन नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी एक अराजकता की स्थिति है। और यह मैं नहीं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए भी किसी भी लिहाज से सुखद स्थिति है। ये सुन के बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं हम आप बैठ करके। हम तो सिर्फ एक इसके खिलाफ एक आरोप, आप एक आवाज उठा सकते हैं, और ये आवाज लगातार उठाई जानी चाहिए। जो आप, मुझे लगता है कि आप एक सक्रिय तरीके से उठा रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप उठाते रहिए इस चीज को, और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई तो समझेगा, कभी तो सुबह होगी, जैसा कि हम सब लोग कहते हैं। आजकल ये बड़ा वाक्य बड़ा कोरोना काल में फिर से आने लगेगा, दिस शैल टू पास। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये दौर खत्म होगा, टूल किट का दौर खत्म होगा, और कुछ अच्छी सुबह आएगी, एक स्वस्थ परंपरा आएगी। बहुत बहुत आभार आपका विराग जी, हमें समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।